नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस में लगभग 600 महिलाओं समेत 4000 से अधिक युवाओं की भर्ती होने वाली है। नए भर्ती हुए कांस्टेबलों की अपॉइंटमेंट सेरेमनी आज श्रीनगर के आर्मर्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। अधिकारियों के मुताबिक 2024 में एडवर्टाइज किए गए पदों के लिए 5.5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले थे और पूरी सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, फेयर और मेरिट के आधार पर की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, डेटा फ्रॉड और टेररिज्म समाज पर असर डालने वाले गंभीर खतरे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्राइम न सिर्फ लोगों की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का भरोसा भी कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसडीआरएफ, आईसीटी या पुलिस हेडक्वार्टर में हर नए रिक्रूट को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मॉडर्न और सिक्योर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के नए रिक्रूटर्स की काबिलियत और क्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के बेसिक मकसद में टेररिज्म का खात्मा, नागरिकों की सुरक्षा और पब्लिक वेलफेयर शामिल हैं। इन लक्ष्यों को चुनौतीपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इनके लिए हर लेवल पर हिम्मत, ईमानदारी, निष्पक्षता और पूरी लगन की जरूरत है। एलजी ने कहा कि सभी नए रंगरूटों को इन बुनियादी मूल्यों और जिम्मेदारियों के बारे में ट्रेनिंग और गाइड किया जाएगा और उम्मीद जताई कि वे ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने सभी नए भर्ती हुए कांस्टेबलों को बधाई भी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले एक वर्ष के भीतर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इंटरनल सिक्योरिटी का नेचर पहले से बदल गया। पुलिस के लिए बैटलफील्ड अब केवल भौगोलिक नहीं है, आज दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी और आतंकवादी हथियार लेकर नहीं चल रहे, रिपोर्ट लेकर चलते हैं, वे डेटा लेकर चलते हैं। वो सर्वरों के बीच इंक्रिप्टेड नेटवर्कों में और फाइनेंशियल सिस्टम में काम करते हैं, जहाँ बॉर्डर बेमानी हो जाता है। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, नार्को टेररिज्म, नैरेटिव वॉरफेयर, डिजिटल फ्रॉड, ये जो खतरे हैं, इनसे आपको जूझना है। वे जीवन छीन रहे हैं, लोगों की आजीविका नष्ट कर रहे हैं और आवाम के उस विश्वास को कमजोर कर रहे हैं जिस पर हमारी व्यवस्था टिकी। हमें सच्चाई को पूरी स्पष्टता से स्वीकार करना होगा कि हर नए रिक्रूट को, चाहे वो एसडीआरएफ में हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो, आर्म पुलिस में हो, सुरक्षित और सक्षम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाकर अपने आप को भविष्य की पुलिसिंग के लिए तैयार करना होगा। मैं आपकी क्षमता से पूरी तरह वाकिफ हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, आवाम की सुरक्षा और आवाम का कल्याण है। आसान लक्ष्य नहीं है, इसके लिए हर निर्णय में साहस चाहिए, हर व्यवहार में ईमानदारी और निष्पक्षता चाहिए। ये वो कसौटी है जिन पर प्रत्येक नए रिक्रूट को बचा जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ और इस वादे पर आवाज़ करता हूँ कि आप उसमें खड़े उतरेंगे। मैं फिर से आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा सरकार पर कथित बैकडोर भर्तियों के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीडीपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। गांधीनगर जिले के दौरे के दौरान आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले उर्दू भाषा को बदनाम करने की कोशिशें की गई और अब बैकडोर नियुक्तियों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मंत्री पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह आरोप लगाया कि पीडीपी ने राज्यसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था और ये एक ऐसा तथ्य है जिसे पीडीपी छिपाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीआई के जरिए मिली जानकारी से ये खुलासा हुआ है कि पीडीपी के वोटों की वजह से बीजेपी को एक सीट मिली थी। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया कि चुनावों के दौरान पीडीपी ने कोई चुनाव एजेंट या चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त क्यों नहीं किया। उसके साथ साथ एक जगह बताए कहाँ बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ है, एक नाम लेके बताए हम। वो कहते हैं कि आउटसोर्स बैकडोर नहीं होता है। अब मैं
पीडीपी वालों को क्या सिखाऊं ना, मैं थक गया उनको सिखाते सिखाते। उर्दू नहीं आता उनको, अंग्रेजी समझ नहीं पाते। अब मैं कैसे उनको मैं फ्रेंच में समझाऊं क्या? बोर्ड के भी फाइल चल रही है। अब बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम नौकरियां भी लगा रहे हैं, जहां स्कीम के तहत हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अब ये पीडीपी वाले अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो उर्दू का इस्तेमाल करना चाहा, वो फेल हुआ। ये बैकडोर अपॉइंटमेंट वाला, ये भी फेल। अब कल मैं उनकी कोई तकरीर देख रहा था कि किसी अफसर ने ट्रांसफर के लिए जो है मांगा और उनसे पैसे मांगे गए, और फिर मोहतरमा अपनी तकरीर में कहती है कि इसमें इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है। अब मैडम जरा बताएं वो कौन सा मिनिस्टर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है? क्योंकि जहां तक मैं अपनी तंजीम को जानता हूं, मेरे ट्रेजरर मेंबर पार्लियामेंट शमी ओबरॉय साहब हैं, और अभी तक शमी ओबरॉय साहब न जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर बने हैं, न मरकज में मिनिस्टर बने हैं। तो जब आपको झूठ बोलना है तो मेहरबानी करके थोड़ा सा होमवर्क करिए, जरा सीखिए, सीखने के बाद झूठ बोलिए। कम से कम थोड़ा सा मुश्किल बनाइए हमारे लिए इस झूठ को पकड़ना। लेकिन आप ऐसे झूठ बोलते हो जिसका सेकंड के अंदर अंदर जो है पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रही हो। लेकिन ये सब किया जा रहा है सिर्फ इस बात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि राज्यसभा के इलेक्शन में आरटीआई के जरिए साबित हुआ कि पीडीपी ने बीजेपी की मदद की, तब जाके जो है बीजेपी एक राज्यसभा की सीट जीत पाए। उस पे महबूबा मुफ्ती खामोश। उन्होंने ऑब्जर्वर क्यों नहीं लगाया, इलेक्शन का एजेंट क्यों नहीं लगाया, उस पे वो बात नहीं करेगी। लेकिन बेबुनियाद इल्जाम लगा के आप लोगों की तवज्जो जो है वो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज पुंछ में एक बड़ा पब्लिक कन्वेंशन किया, जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे, जबकि बड़ी संख्या में वर्कर और आम लोग भी कन्वेंशन में शामिल हुए। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लोगों को हो रही दिक्कतों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने मौजूदा सरकार की आलोचना की और कहा कि सत्ता में आने से पहले लोगों से किए गए वादे 2 साल बाद भी पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की दिक्कतों को हल करने में पूरी तरह से फेल रही है और आम आदमी आज बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर लेवल पर जो बातचीत हो रही है वह पहले शुरू हो गई होती तो कीमती जानें नहीं जाती और बेगुनाह नागरिक शहीद नहीं होते। बात कर नहीं पाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो इस वक्त है वो नौजवानों की है। बेरोजगारी ने यहाँ के लोगों की, माँ की, बाप की, खानदानों की कमर तोड़ दी है। खाली ये नहीं कि नौजवान बेरोजगार है, नौजवान को जाके माँ से चोरी चोरी किराया मांगना पड़ता है, बाप नहीं देता है, बाप गुस्सा करता है। हराम हो गया है, दारू
पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने घुटने टेकने वाले पाकिस्तान के खिलाफ घोषित किए गए सीज फायर को आज 1 साल पूरा हो गया है। हालांकि सीज फायर से पहले पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ के रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी की थी, जिसमें राजौरी के एडीडीसी डॉक्टर राजकुमार थापा आज ही के दिन शहीद हो गए थे। स्वर्गीय राजकुमार थापा को सम्मान देते हुए सरकार ने राजौरी स्थित उनके सरकारी आवास को मेमोरियल म्यूजियम में बदल दिया था, जहां उनकी यादें आज भी ताजा है। देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि आज के दिन यानी 10 मई 2025 जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन संदूर के बाद खिताई पीर पंचाल के आम शहरियों को निशाना बनाकर लगातार शेलिंग की, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने इस खिता के अंदर अपनी जानें गंवाई। मगर 10 तारीख इसलिए राजौरी की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि आज के दिन ही सीज फायर हुआ था और आज के दिन ही राजौरी में डॉक्टर राजकुमार थापा शहीद हुए थे। और ये उनका वो घर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट सरकारी क्वार्टर था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान की शेलिंग में राजौरी के अंदर बैरून रियासत के 2 एक मासूम बच्चे समेत उसके चाचा हलाक हुए थे। उसके साथ डॉक्टर राजकुमार थापा शहीद हुए थे और उसके बाद जिला इंतजामिया राजौरी ने उनकी याद में एक राजकुमार थापा मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कायम की है। और इसमें इसी तरह निशान आज भी आपको नजर पूरी दीवार के अंदर, और इसके बाद में अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि इंतजामिया की तरफ से इसको यादगार के तौर पर किस तरह बनाया गया है। यह है पहला कमरा डॉक्टर राजकुमार थापा साहब का, जिसको यहाँ प्रोजेक्ट कराया गया है। डॉक्टर राजकुमार थापा की जिंदगी पर 10 मिनट की एक फिल्म बनाई गई है जिसको यहाँ दिखाया जाता है। और जब LG मनोज सिन्हा यहाँ पहुंचे तो उस वक्त भी इसको दिखाया गया है और इस पिक्चर को उस वक्त भी दिखाया गया था। ये पहला रूम उनका था। उसके बाद सीधा हम चलते हैं दूसरे रूम में, जिस रूम में उन्होंने शहादत दी थी। यानी ये वो रूम है जहां डॉक्टर राजकुमार थापा साहब 10 तारीख सुबह जब इस जगह पर खड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार राजौरी के अंदर आम शहरियों को निशाना बनाकर शेलिंग का सिलसिला शुरू किया गया। और उस वक्त डॉक्टर राजकुमार थापा साहब यहाँ पर खड़े होकर अफसरान को हदायत दे रहे थे कि आम शहरियों की हिफाजत किस तरह की जाए, किस तरह उनको महफूज जगह पर पहुंचाया जाए। और यहाँ पर उनको स्प्लेंडर लगता है जिसमें वो शहीद होते हैं। और इस बेड की हालत आप आज भी देख सकते हैं। ये 10 तारीख को भी मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद उनकी ऐनक, उनकी कैप, उनकी एक तस्वीर और उनका ये बेड आप देख सकते होंगे कि उनका पेंट कोट भी यहाँ रखा पड़ा है। और ये वो नीचे आज भी निशान आप देख सकते होंगे कि इसलिए रखे गए हैं कि जिला इंतजामिया की तरफ से इसको म्यूजियम के तौर पर बनाया गया और लाइब्रेरी के तौर पर यहाँ रखा गया है उनका पेंट कोट। उसके बाद दूसरा रूम मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रूम के अंदर उनने शहादत पाई थी। और पहला रूम जो मैंने आपको दिखाया जिसमें प्रोजेक्टर लगाया गया, उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाई गई। और ये म्यूजियम है जिसमें डॉक्टर राजकुमार थापा की बचपन से लेकर उस दिन तक की तस्वीरें, उनकी यादें यहाँ लगाई गई हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ है उनकी जैकेट, और उसके बाद वो सामान जो उनके घर के अंदर, उनकी ऐनक, स्प्लेंडर के वो हिस्से, वो गिलास जो उनके घर में पड़ा था। उसके बाद डॉक्टर राजकुमार थापा साहब की पूरी जिंदगी की तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये वो तस्वीरें हैं जो डॉक्टर राजकुमार थापा की याद में यहाँ लगाई गई हैं, क्योंकि एक म्यूजियम बनाया गया। उसके बाद इस तरफ हम पहुंचेंगे, उनका बेल्ट, उनकी घड़ी और उनके हाथ से लिखी हुई तहरीर हैं रखी गई हैं। उसके बाद उनकी ये तस्वीरें इस तरफ भी लगाई गई हैं। इसको म्यूजियम के तौर पर बनाया गया। उनकी फैमिलीज की तस्वीरें हैं, उनकी सर्विस के दौरान की तस्वीरें, उनके स्कूल की तस्वीरें, उनके कॉलेज की तस्वीरें, उनकी राजौरी के अंदर सर्विस के दौरान की तस्वीरें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये तमाम तस्वीरें इस रूम के अंदर लगा दी गई हैं। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये प्रेस उनकी, और इस पे भी स्प्लेंडर लगा। उस वक्त आप देख सकते हैं कि इस प्रेस की किस तरह की कंडीशन और स्प्लेंडर के हिस्से यहाँ रखे गए हैं। और उसके बाद ये तस्वीरें उनकी जो राजौरी के अंदर उन्होंने बतौर एडीसी काम करते हो, उनकी ये तस्वीरें राजौरी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि उसके बाद जिला इंतजामिया राजौरी ने उनकी याद हमेशा ताजा रहे, क्योंकि वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने राजौरी के अंदर अपनी जान गंवाई, मतलब शहीद हुए पाकिस्तान की शेलिंग में। पहले अफसर थे। उसके बाद ये सीधा तीसरा रूम जिसको लाइब्रेरी के तौर पर यहाँ बना दिया गया है। मैं तस्वीरें आपको इस वक्त सीधा राजौरी से दिखा रहा हूँ, क्योंकि तस्वीरें दिखाने का मकसद इसलिए कि आज 10 मई और आज के दिन ही पाकिस्तान ने राजौरी पर को भी टारगेट किया था। उसके बाद ये अंदर उनके रीडिंग रूम बनाया गया है जहां लोग आकर बैठेंगे। और इस तरफ तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइब्रेरी बनाई गई है। और इसलिए तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आज के दिन ही सीज फायर भी हुआ था और आज के दिन ही डॉक्टर राजकुमार थापा शहीद हुए थे। जिस तरह मैं उनकी ये तस्वीरें आपको दोबारा दिखाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर राजकुमार थापा की ये बचपन की तस्वीर, उसके बाद उनके स्कूलिंग की तस्वीर, उसके बाद उनके कॉलेज के टाइम की तस्वीरें, और इस तरह की तस्वीरें तमाम यहाँ पर लगा दी गई।
उसके बाद उनके घर की तस्वीरें हैं, ये आप जो देख सकते होंगे, बाकी सामान जो उनके पास मौजूद था, उसके बाद उनकी राजौरी के अंदर खिदमत की तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें आपको यहाँ इस वक्त लगाई हुई उनकी याद में जिला इंतजामिया राजौरी। बिल्कुल अगर बात करें डॉक्टर राजकुमार थापा की शहादत के बाद उस वक्त जिला इंतजामिया ने कई बड़े ऐलान किए थे और उन ही ऐलान पर जिला इंतजामिया आज भी काम कर रही है। जिला तरक्याती कमीशन राजौरी अभिषेक शर्मा की तरफ से उसी दिन ऐलान किया गया था, इनकी याद में इसको म्यूजियम और लाइब्रेरी के तौर पर बनाया जाएगा और आज इसको म्यूजियम और लाइब्रेरी के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। ये वो गाड़ी थी उस वक्त जो उनकी बाहर खड़ी थी और आप इस गाड़ी की हालत भी देख सकते होंगे, क्योंकि इसी तरह आज इनको रखा गया है राजौरी के अंदर, इसी क्वार्टर के अंदर, क्योंकि इस क्वार्टर को हमेशा यादगार के तौर पर यहाँ रखा जाएगा और उनको हमेशा याद किया जाएगा, खास करके क्योंकि वो पहले एक ऐसे अफसर थे जिन्होंने राजौरी के अंदर पाकिस्तान की शेलिंग में शहादत पाई थी। और ये वो सामने वाली तस्वीर है जो ये सामने आपको नजर आ रही है, उनका बेडरूम था जहां पर शेलिंग हुई और इसके हालात आप देख सकते होंगे, इसके अंदर उन्होंने शहादत पाई। उसके साथ ही जिला इंतजामिया ने इस तरफ एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया है। इसका मकसद यह है कि ताकि जो लाइब्रेरी में बच्चे या दूसरे लोग आए वो यहाँ खेल कूद में मसरूफ रहें और यहाँ के मकामी लोगों ने उनकी शहादत के लिए अपने घरों को भी दोबारा तामीर नहीं किया और इन घरों पर आज भी इसी तरह निशान है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जिस तरह जिला इंतजामिया उनको याद रखेगी और राजौरी के लोग भी उनको हमेशा इसी तरह याद रखेंगे। क्योंकि आज के दिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको 10 मई 2025 को जब पाकिस्तान की तरफ से सुबह सुबह राजौरी को निशाना बनाकर शेलिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें आम नागरिकों को एक बार फिर टारगेट किया गया। डीसी ऑफिस के अंदर के इलाके में ये क्वार्टर था उनको जिसमें वो शहीद हुए। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया में 2 बैरून रियासत के एक बच्ची और उसका चाचा भी शहीद हुए थे, मगर उसके बाद जिला इंतजामिया ने इस क्वार्टर को आज म्यूजियम के तौर पर बनाकर रखा है, खास करके लाइब्रेरी और तमाम तरह की चीजें और वो उनकी यादगार या उनके बचपन से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर राजौरी तक की खिदमत को हमेशा याद रखने के लिए जिला इंतजामिया ने एक बड़े कदम उठाया। और खास करके मैं जो ये इलाका दिखाता हूँ इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस रूम को यहाँ एक प्रोजेक्टर लगाया गया है, उनकी जिंदगी पर बनी 10 मिनट की एक फिल्म जिसको दिखाया जाता है और लोग देख भी रहे हैं और आगे भी देखने के लिए इसको रखा गया। उसके बाद जिस तरह ये कमरे दोनों में आपको दिखाए, इनको पूरी तरह लाइब्रेरी और म्यूजियम के तौर पर बना के रख दिया गया है ताकि उनको हमेशा राजौरी वाले याद रखें। और जिला इंतजामिया की तरफ से एक बड़ी पहल थी, क्योंकि जिला इंतजामिया राजौरी ने उसी वक्त जो ऐलान किए थे आज वो उसी तरह देखने को मिलते हैं। हालांकि आज के दिन राजकुमार थापा ने शहादत दी और आज के दिन ही सीज फायर हुआ था। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। वन उत्पादों की अवैध तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में कठुआ फॉरेस्ट डिवीजन ने लकड़ी के से भरे 5 ट्रकों को जब्त किया है। ये ट्रक लकड़ी को पंजाब की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी ट्रकों में से कठुआ में अलग अलग जगहों पर रोका गया और जांच के बाद जब्त कर लिया गया। यह अभियान कठुआ फॉरेस्ट डिवीजन के फॉरेस्ट ऑफिसर अंकित सिन्हा की देखरेख में चलाया गया। देश के अलग अलग राज्यों में पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहलगाम घाटी का रुख कर रहे हैं। पहलगाम का मनमोहक माहौल और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं। कुदरती खूबसूरती से भरपूर ये जगह इन दिनों खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और पर्यटकों का कहना है कि पहलगाम का शांत माहौल और सुहाना मौसम उन्हें तेज गर्मी से राहत देने के साथ साथ मन की शांति भी दे रहा है, जिसकी वजह से वे यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते। जी, मैं एमपी से आया हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश, और कश्मीर के पहलगांव में मैं अभी हूँ। बहुत बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है और यहाँ का वातावरण जो है वो काफ़ी अच्छा है। मौसम जो है बहुत अच्छा मौसम है, अभी घूमने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। सभी लोग जो भी आना चाहते हैं आप बिल्कुल आइए, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नेचर बहुत अच्छा है और ये वादियाँ, यहाँ की हवा का आनंद लीजिए। मेरा नाम इखलास वसीम है और मैं पहलगाम घूमने आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। अब मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और वो बहुत बिजी रहते हैं, तो अब उन्होंने कुछ करके टाइम निकाला और पहलगाम लेके आया मुझे। बट ये मैं कहना चाहता हूँ, ये वर्थ इट था। यहाँ का नज़ारा, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की हवा, सब कुछ वर्थ इट है। मेरे दोस्तों के लिए पहलगाम, लाइक मैं अपने दोस्तों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी पहलगाम आओ और मेरे साथ यहाँ इधर बहुत मजा आता है।
पहलगाम बहुत अच्छा है, लाइक हर फैक्टर पे बहुत अच्छा है। एज कम्पेयर टू सोनमर्ग तो बहुत ही अच्छा है। सोनमर्ग में ना पेड़ है ना गर्मी है बहुत। थना मंडी सब डिवीजन के दर्रा गांव में प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भारती एयरटेल का नेटवर्क लगातार बंद रहने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक पिछले कई हफ्तों से मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट सर्विस बेहद खराब है, जिससे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के ऑनलाइन अटेंडेंस पर भी असर पड़ रहा है, जिससे सरकारी कामों में रुकावट आ रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्या का हल नहीं हुआ तो वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज की जो हमारी समस्या है, हमारी ये मुतालबा है कि हमारे इलाका में नेटवर्क जो है एयरटेल का, इसकी बहुत सख्त प्रॉब्लम है। पूरे ये हमारी पंचायत जो दरा बरियून है, मैं तो अपनी पंचायत की बात करूंगा, लेकिन है हर जगह में नेटवर्क की प्रॉब्लम एयरटेल की खासकर। लेकिन मैं पंचायत दरा और बरियून की बात कर रहा हूँ कि यहाँ इस वक्त जो टावर हमारे सामने लगा है, ना जाने क्या बताया उनको, हमारी बात ही नहीं समझ में आई, इसकी रेंज ही कम कर दी। इसलिए हमारे इलाका पूरे में इस वक्त स्कूल के बच्चों को नेटवर्क की ज़रूरत होती है। वो हर काम में इसको नेटवर्क की बड़ी ज़रूरत है। एयरटेल का नेटवर्क जो है बिल्कुल ही स्लो हो गया, पता नहीं क्या चक्कर है कि ये हमें अपने कंपनी वालों, मैं ये कहूँगा कि जो भी इस वक्त काम है वो नेटवर्क पे है। बिलखुसूस एयरटेल वालों ने अगर हमारा ये नेटवर्क चलाने नहीं बंद कर दें, हम दूसरा नेटवर्क चलाएं। अगर बच्चों की पढ़ाई है तो वो भी सफ़र हो रही है। हर काम इस वक्त जो नेट पे है, इस वक्त कोई नरेगा का काम करता है तो नेटवर्क, और कोई काम है तो नेटवर्क। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एयरटेल वालों के साथ, मेरी ये अपील है कि वो इस पर गौर करें। हमारी बात इससे पहले भी हमने कई बार ये कहा है, शायद उनकी समझ में हमारी बात आई नहीं, तो मैं फिर दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने मीडिया के चैनल से, इनके तवसल से मैं कहूँगा कि वो ज़रूर ध्यान रखें, ये नेटवर्क चलाने में कोशिश करें कि आकर देखें कि आखिर मामला क्या है। वहाँ पर नेटवर्क का इतना इशू है कि वहाँ से मैप से हमें वो फ़ोटो लेना था, उसका फ़ोटो अपलोड नहीं हो सका है। हम इतनी प्रॉब्लम में है। हमारा जो यहाँ पे टावर है वो यहाँ से 200 मीटर दूर है। 200 मीटर दूर है टावर, 2 किलोमीटर दूर है, 200 मीटर है यहाँ से। हवाई रेंज लगाओगे 200 मीटर है यहाँ से। अगर 200 मीटर से ये रेंज नहीं पकड़ रहा है तो हमें क्या होगा कि हमें थन्ना मंडी से हमारा नेटवर्क आएगा या राजौरी से आएगा। यहाँ पे स्कूल है, स्कूल में भी कोई नेटवर्क नहीं है, क्योंकि हाजिरी जो होती है वो आजकल नेटवर्क सब चीज़ें जो है वो नेट के जरिए होती हैं। लिहाजा मैं आप मीडिया की वसासत से ये कहता हूँ कि जनाब कंपनी वालों को ये ना हो कि हमें कहीं रोड पे उतरना पड़े तो आप उस टाइम कहोगे कि जनाब ये गलत हुआ है, नहीं तो अपनी ये सिमें बंद कर लो। हम जिया या और किसी, हम लोगों ने एयरटेल की सिमें निकाली हुई हैं। अगर ये टावर नहीं चल रहा है तो हम एयरटेल का जो ये टावर है, इस टावर को हम तोड़ देंगे, हम अपनी सिमें तोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। अगर नेटवर्क का इशू ना होता आज। मुगल रोड पर मौसमी माइग्रेशन के दौरान खानाबदोश परिवारों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। खानाबदोशों का कहना है कि लंबे सफर के दौरान ना तो सही ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और ना ही मेडिकल मदद और ना ही जानवरों के इलाज का कोई पक्का इंतजाम, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खानाबदोश समुदाय ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि तुरंत अस्थायी मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सुविधा और जानवरों के इलाज के सेंटर बनाएं, ताकि माइग्रेशन के दौरान होने वाली मुश्किलों और जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। आदिवासी लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हर साल हजारों परिवारों को ऐसे ही खतरों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहेगा। जाना हमने दूधपथी स्टार बड़गाम साइड, जिला बड़गाम इधर चले, कोई गाड़ी नहीं, गवर्नमेंट कोई देता नहीं, गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे लोग। रास्ते में सब परेशानी, बारिश में कोई बंकर नहीं है, रास्ता नहीं है ठीक, क्या करें, गाड़ी नहीं है, क्या करती है गवर्नमेंट हमारे लिए। ऐसे ही बस अपना माल पर गुजारा करते हैं और कुछ नहीं, गवर्नमेंट के पास कुछ फायदा ही नहीं हमारा। दवाई चाहिए कुछ वहाँ धूप में देता, वो कीमती लेते हैं खरीद कर, फ्री में कोई नहीं देता उधर। वो भी जो 500 की वो 1000 में देता है, क्या करेंगे। तो बारिश में ये क्या करेंगे, दरख्त के नीचे रहते हैं और बंकर नहीं है, मकान नहीं है, क्या करेंगे।
ऐसे ही चलते हैं। सरकार से यही अपील है, रास्ते में बंकर होना चाहिए, शीप का डॉक्टर होना चाहिए बालू के लिए। हुसैन मैं नाका मजाड़ी, कोई सहूलत नहीं, या कोई गाड़ी नहीं मिलती, या टूर टूर के बंदा थक जाता है पंजाल से, ना कोई राशन ना कोई पानी, कुछ नहीं मिलता है। डोग में जा रहे हैं, गाड़ी नहीं, पैदल जाना पड़ता है। सरकार की जरा को गाड़ी शाड़ी देनी चाहिए आपके, गरीब आदमी है। हाँ न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।